सोनल। जवाहर जी, जब हम इस कार्यक्रम की कल्पना कर रहे थे या परिकल्पना कर रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि हम धार्मिक कार्यक्रम करने जा रहा है कोई न्यूज़ चैनल। दरअसल रामराज का अर्थ सुशासन तो है ही, जिसमें सभी खुश हों, सुखी हों। इसके अलावा राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके जीवन को अनुसरण करने मात्र से ही हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, रामराज की परिकल्पना हम सभी का उद्देश्य होता है जीवन का। जवाहर जी, जिस तरह का माहौल है, करोड़ों लोगों की आस्था 22 तारीख को अलग अलग माध्यम से दिख रही है, कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद। देखिए, 22 तारीख को ये केवल हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है। जो श्री राम है वो हिंदुओं के तो है ही है, इस देश के एक आदर्श महापुरुष भी रहे हैं कि अगर भारत को समझना है तो आपको श्री राम को समझना होगा, अगर आपको भारत को समझना है तो श्री कृष्ण को समझना होगा। जब हम श्री राम को केवल एक हिंदुत्व से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनको कहीं ना कहीं छोटा करते हैं। चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे ईसाई समुदाय हो, चाहे पारसी समुदाय हो, इन सब में अगर उनका किसी कारण से धर्म परिवर्तन हुआ भी है, परंतु वो लोग भी आज गर्व से कहते हैं कि श्री राम के हम वंशज है और वो हमारे आदर्श है। इवन वो लोग भी जो साकार रूप में नहीं मानते, जो निराकारी हैं, जो मानते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, परंतु वो भी कहते हैं, चाहे आर्य समाजी हो, वो भी कहते हैं श्री राम इस देश के आदर्श है, श्री राम यहाँ की कण कण में बसे हैं, मिट्टी में बसे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अगर जन्म स्थान पर पुनर्स्थापना हो रही है उनके दोबारा से मूर्ति की, तो मुझे लगता है देश के लिए और विश्व के लिए इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। और मैं तो उन लोगों में हूं, जब 1990 में अयोध्या आंदोलन चल रहा था, मुलायम सिंह यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जब सरकार थी तो 1990 में अयोध्या में प्रवेश करते समय सरयू के तट पर नदी पर संघर्ष करने वाले लोगों में से एक मैं भी था। मेरे से कुछ मिनट पहले ही वहाँ गोलीकांड हुआ था, अनेकों लोगों को गोलियां लगी थी। जब मैं उस घटनास्थल पे पहुंचा तो वहाँ खून बिखरा हुआ था। और ये जो उस समय लोग थे, चाहे वो आडवाणी जी निकले हो रथ लेकर, या उस समय जो लोगों से बातचीत हुई थी, तो ध्यान में आता था ये घटना 500 साल का संघर्ष है। और 550 साल के समय को अगर हम देखते हैं तो हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिसने इस आंदोलन में भी भाग लिया और इस आंदोलन की सफलता को देख रहे हैं। नहीं तो जिनका आंदोलन आज से 500 साल के बीच में रहा है, वो लोग तो वो होंगे जिसने इस आंदोलन में तो भाग लिया, अपने तरह से प्रयास किया, चाहे वो मुगलों के समय में किया हो, चाहे वो ब्रिटिश के समय में किया हो, चाहे उससे पहले के शासन में किया हो। वो लोग तो इन जीवन में इस पल को देख ही नहीं पाए। तो हम इवन माननीय कल्याण सिंह इसके सबसे बड़े उस समय भगवान राम के सेवक के रूप में फेमस हुए थे, आज वो नहीं है इस बीच। तो हम मानते हैं कि ये पीढ़ी जो आज 22 तारीख को उस घटनाक्रम को देखेगी, वो अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल को देखेगी। जवाहर जी, बड़ी अच्छी बात है और सभी के लिए ये फक्र और गर्व का विषय भी है। लेकिन सवाल ये है कि मंदिर से आगे क्या? केवल इसी को रामराज कह देना या इसी से रामराज की परिकल्पना का पूरा हो जाना, क्या समझते हैं आप? अभी भी स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारी को लेकर आप लोगों पर सवाल उठते रहते हैं, महंगाई को लेकर सवाल उठते रहते हैं। जो विकास की बात है, जब तक विकास की बात पूरी नहीं होगी तो रामराज अधूरा नहीं है क्या? हाँ, मैं रामराज्य दिखा देता हूँ। खट्टर सरकार में और रामराज्य क्या है? आपने ये बेरोजगारी शब्द तो कांग्रेसी मित्रों का शब्द है, विकास दर कितनी है, नहीं, ये कांग्रेसी मित्र का शब्द है। अगर आप रामायण के माध्यम से अगर आज के आदर्श स्थिति को समझें तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक 50% अंग होता है महिला। महिला में जो जो उद्घट हुए हैं, अगर आप राम की पत्नी सीता जी को देखेंगे, उसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को देखेंगे, भरत की पत्नी मांडवी को देखेंगे, शत्रुघ्न की पत्नी सुकृति को देखेंगे, अगर आप रावण की पत्नी मंदोदरी को देखेंगे, और अगर बाली की पत्नी तारा को देखेंगे, ये सब लोग हैं जिन्होंने अपने समय में महिला होने के नाते अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया,
राम की पत्नी सीता कहती है मैं हर परिस्थिति में आपके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण की पत्नी की तो और विडंबना उम्र मिला कि वो पति चला जाता है वनवास के लिए और वो उसमें रहती है, महल में रहती है और जीवन भेजती है सन्यासी वाला। एक महिला उसको देखो, मांडवी को, जिसका पति घोषित रूप से एक राजा अनाउंस हो जाता है, वो चप्पलों को खड़ाऊ मान के उसका पति उसको राजा मानता है और वो बेचारी एक सिंपल सा जीवन देती है, एक सुकृति है। इन सब ने अपने जीवन में ये बताया है कि महिलाओं का विशेष योगदान है। इसी तरह तारा है, जब वो बाली और सुग्रीव माला पहनकर आता है तो वो कहती है तारा कि आज इसने माला पहनी है, कुछ आपका अनिष्ट होने वाला है, वो वहां पति का धर्म निभा रही है। मंदोदरी बताती है कि आप दूसरी की पत्नी को लेके आए, वो ठीक नहीं है। सेम ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिया है। वो कहते हैं कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। उन्होंने बेटी बचाई। गर्भ में जब हमारी सरकार आई थी, हुड्डा साहब की सरकार यहां से गई, 1000 लड़कों पे 970-72 लड़कियां, 872-70 के बीच में लड़कियां होती थी। आज वो हमारी संख्या 930 चली जाती है, 932 चली जाती है, 927 आ जाती है। लगभग हमने अभी तक 35,000 लड़कियों को मरने से बचाया है। ये राम राज्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना है, केवल बचाना नहीं है। तो जब हमारी सरकार आई उस समय लड़कियों के कॉलेजों की संख्या नगण्य थी, शायद 32 के आसपास कॉलेज थे। आज वो 70 के आसपास जा चुके, जितने थे जो 50 साल में नहीं खुले, जो मुख्यमंत्री ने 42 कॉलेज खोल दिए लड़कियों के। तो जो महिलाओं की स्थिति थी उनको मजबूत करना ये राम राज्य है। उसके बाद एक और महिला आती है, मैं ये 50% है इसलिए आज उसको लेके जा रहा हूं आपको। सबरी आती है। सबरी अपने झूठे बेर खिलाती है राम को। तो यही राम राज्य है कि राजा और सामान्य व्यक्ति एक दूसरे का झूठा खिला सकते हैं, उनका प्रेम है। तो यानी कि उसमें क्या मिलता है कि व्यक्ति का पेट भरना चाहिए। तो राम राज्य क्या है कि मोदी जी कहते हैं और खट्टर जी कहते हैं कि कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आज मोदी जी ने व्यवस्था कर रखी है कि 80 करोड़ लोगों के पेट को फ्री में भरने का काम अगर मोदी जी कर रहे हैं। इसका और हरियाणा में एक सेकंड जवाहर जी, दूसरा पहलू भी एक सेकंड और हरियाणा में 135 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आपको खाना देना पड़ता है। ऐसी बुरी स्थिति क्या है? आप उनके हाथों में रोजगार नहीं दे पाए हैं कि वो खुद अपना खाना कमा सके। ये स्थिति आप पैदा नहीं कर पाए। इससे बुरी स्थिति तो और क्या हो सकती है कि उनको फ्री में आपको भोजन देना पड़े। ये कोई बेहतर स्थिति बात थोड़ी है। जब आप कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं और जब आप गांधी के राम राज्य को पढ़ते हैं, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, आज हम राजनीति नहीं कर रहे, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। गांधी के राम राज्य को पढ़िए, गांधी के समाजवाद को पढ़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गांधी का समाजवाद लिया हुआ है और गांधी का समाजवाद यही कहता है। हमने कैसे की? ये कहता है कि 135 करोड़ में से 40 करोड़ लोग काम करते रहे, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में खिलाते रहे। नहीं, ये आपकी सोच है। नहीं, आप ही तो बताया। तो मैं बता रहा हूँ, मुझे बताना, अपने शब्द में डालिए। आपको भी अभी राम राज्य से कुछ सीखने की आवश्यकता है, वो सीखेंगे आगे। निश्चित रूप से सीख रहे हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को, 70 लाख परिवार है हरियाणा में। हमने 42 लाख परिवार नहीं आते थे बीपीएल में। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,20,000 आय तक के लोग बीपीएल परिवार में आएंगे। उन्होंने कहा जिनकी इनकम बढ़ गई है उनको भी मैं ये लाभ देना चाहता हूं। तो उन्होंने दायरे को बढ़ाने के लिए इनकम का दायरा 180 कर दिया। गरीब नहीं हुए, उन्होंने जो अमीर लोग भी थे, जो जिनकी इनकम 10,000 की जगह 15,000 रुपए मासिक थी, उनको भी यह सुविधा दी। क्योंकि जन कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा है कि एक जो व्यक्ति है, जो तबका है, 3 रिपोर्ट है मैं बताता हूं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, सेनदास गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट और सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट हुए जो 2012 में आई थी, कांग्रेस के समय में आई थी। उस समय की परिस्थितियां देखिए। उस समय यह कहा गया था, तब में और अब में 10 साल में आबादी बढ़ी होगी। उस समय ये तीनों रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 84 करोड़ लोग वो है जो प्रतिदिन 20 रुपए पर गुजारा करते हैं। देश में 24 करोड़ लोग वो है जो प्रतिदिन 8 रुपए पर गुजारा करते हैं। अगर हम देखेंगे, अभी मैं भारत विकसित यात्रा में जगह जगह जा रहा था,
उसमें लिखा हुआ एक बैनर के नीचे कि मोदी जी ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। राम राज्य क्या है कि पेट भरा हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, कोई इसमें निठल्ला नहीं है, कोई खाली नहीं बैठा है। हाँ, उनकी आय बढ़े तो एक तो जो कमाते हैं उसके अलावा उनकी आय अन्य कामों में लगे, वो पैसा उनके बच्चों की शिक्षा में लगे, वो पैसा उनके बच्चों को कहीं वो कंपटीशन की तैयारी करने, तो उनको हमने भूख से मुक्त कर दिया। जो पैसा उनको पेट भरने के लिए चाहता है वो खट्टर जी और मोदी जी कहते हैं वो मैं दे रहा हूं, आप जो कमा रहे हैं वो अपने विकास में लगाइए, वो मुख्य धारा में ला रहे हैं उनको, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। और इसके अलावा हम महिलाओं का विषय था, अगर हम राम राज्य की बात महिलाओं का आपने बताया, राम राज्य की बात करते हैं। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, राम राज्य क्या है। अगर मेरे राज्य में कोई बीमारी के अभाव में मर रहा है, देखिए मरना जीना ईश्वर के हाथ में है, बीमारी होगी, हो सकता है आप जीवित रहे मर गए, परंतु किसी को यह लगे कि मैं इलाज नहीं करा पा रहा, तो यहां पर हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया है हरियाणा में, और उधर केंद्र में मोदी जी ने। यही तो राम राज्य की परिकल्पना है कि जो सामान्य है उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, यही मुझे लगता है राम राज्य है। किसानों की ओर बता दीजिए, आपके कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पर बैठे रहते हैं, किसान भी बैठे रहते हैं, उनकी वो भी तो रामराज की परिकल्पना में आते हैं, अन्नदाता हैं वो। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, किसान अन्नदाता है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। किसानों के नाम पर तथाकथित राजनीति करने वाले लोग, तो वो सड़कों पे जो बैठ जाते हैं वो कौन है? सर नहीं है। मैं अब क्या नाम है, गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने आप को किसान कहता है, जब चुनाव लड़ता है तो वो एफिडेविट देता है कि मैं आड़ती हूं, वो आप किसान कहते हो। राकेश टिकैत पुलिस कर्मचारी रहा है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, पेट्रोल पंप है। हमसे सामान्य जितने यहां बैठे हैं इस समय, मैं जानता हूं कोई एक आध हो तो हो, नहीं तो जितने यहां सामने दर्शक बैठे हैं, मैं महावीर जी जैसे अमीर आदमी को जानता हूं, भाई हमारा बहुत अमीर आदमी है वो बैठे हैं, हमारी जितने बैठे हैं, हम दोनों मंच पर है। हमसे ज्यादा अमीर राकेश टिकैत है, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। वो किसान कैसे हो गया? किसान को अमीर होने का हक नहीं है सर। किसान आंदोलन मैं तो उसको आज भी नहीं मानता। जिस आंदोलन में एक लड़की जो उनके विचारों को लेकर बंगाल से आती है, इनके साथ रहती है, और वो उसके साथ बलात्कार करते हैं और वो मर जाती है, और उसके लिए कोई एक आंसू नहीं निकलता, ना योगेंद्र यादव का निकलता, ना राकेश टिकैत का निकलता, और ना ये आरती गुरनाम सिंह चड़ूनी का निकलता। किसान कहता है, जैसे अभी लियाकत जी ने कहा कि खट्टर जी ने नौकरी दी, तो किसान ये कहता है कि 10,000 से करोड़ से ऊपर अगर कोई मुआवजा इस सरकार में दिया है तो वो खट्टर साहब की सरकार है। जितना मुआवजा किसानों को जब हमारी सरकार आई थी, 48 साल हुए थे शायद हरियाणा को बने हुए, जितना उस 48 साल में नहीं दिया उसका 4 गुना खट्टर साहब 10 साल में किसानों को मुआवजा दे चुके हैं। इन्होंने हम पे आरोप लगाए थे कि जी ये बीमा कंपनियों के एजेंट बनकर रह गए। हमने आंकड़ों के सहित कहा कि बीमा कम आया, प्रीमियम कम आया, और लोगों को, किसानों को मिला उससे कई गुना ज्यादा। तो केवल ये झूठ बोलने का काम करते हैं। हम निश्चित रूप से खट्टर सरकार की, चाहे हरियाणा हो चाहे मोदी जी का देश हो, ये वो परिकल्पना पर काम करता है तो जामराज है। हम पे आरोप लगता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। लियाकत भाई ने कहा भी, मुझसे पहले मैं इनको सुन रहा था, क्या इन्होंने कहा आरोप केवल कांग्रेस नहीं लगाती, शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी पे भी आता हूं मैं। लियाकत भाई का पहले कोट कर लेता हूं। इन्होंने खुद कहा कि पहली बार देश का जो हरियाणा का जो मुस्लिम बहुल्य जिला है, एकमात्र जिला है 22 में से 9 जिला, वो मुस्लिम बहुल्य जिला है। वहां के सबसे समझदार लोगों में से एक वो ये कहते हैं कि बगैर भेदभाव के खट्टर जी ने समान अवसर दिए, हाँ, ईमानदारी से दिए, इसके आधार पर नौकरी लगी। पहला मुस्लिम अगर कोई HCS बना, वो हमारी सरकार में बना। तो उसकी काबिलियत मैटर नहीं करती है। आप नौकरी दे रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना, सरकार एहसान थोड़ी कर रही है, उसकी काबिलियत थी, नौकरी ले गए।
जवाहर जी जवाब ले लेते हैं, बैठिए बैठिए, जवाहर जी से जवाब लेते हैं। जवाहर जी, देखिए, अब जब आप ये कहते हो कि योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती है, योग्य नहीं था क्या व्यक्ति, तो हाँ, वो अपना टैलेंट था, अपनी मेहनत मैं थी, यही नौकरी कह रहा हूं, ले गया। मैं उसमें यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, पहले टैलेंट को पैरों के नीचे रोदा जाता था। क्या मुस्लिम पहले पढ़ा लिखा नहीं था? अचानक पढ़ा लिखा हो गया क्या? पहले भी पढ़ा लिखा था। आज कितने जेई लगे, मैं तो पूछता नहीं किसका धर्म क्या है, पर मेवात से अगर जेई लगे हैं तो वो किस संप्रदाय के ज्यादा होंगे वो बताएंगे। कितनी बड़ी मात्रा में जेई लगे मुस्लिम वहां से, मेवात से। देखिए, इनके पास फिगर है, मेरे पास तो फिगर भी नहीं है। अगर 37 जेई नू से लगते हैं, इससे पहले बताएं हुड्डा साहब अगर उनकी सरकार में लगे हों तो बताएं। तो यही राम राज्य है। और भारत का, ये तो लोग राजनीति करते हैं, भारत का चाहे ईसाई हो, भारत का चाहे मुसलमान हो, चाहे भारत का सिख हो, सबके पूर्वज एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सबके पूर्वज एक है। ठीक है, हमारी इच्छा हुई, हमने अपना पूजा पद्धति बदली होगी, पर सबकी राष्ट्रीयता एक है और वो सबके प्रभु श्री राम है, और उसी परिकल्पना को लेकर हम काम कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव आ गए तो एक हो दिखने लगे सारे लोग आपको। देखिए, मेरा कोई बयान, आप तो मुझे लगभग 2007-8 से कवर कर रहे हैं, मेरा कोई एक बयान दिखाइए जिसमें कभी हिंदू मुस्लिम किया गया हो। मेरा एक कोई बयान दिखा दिए जिसने किसी जाति को, किसी संप्रदाय को अपमानित किया हो। आपकी पार्टी पर सीधे आरोप लगते हैं। क्या बताएं, क्या आरोप लगते हैं? कि ये जो बना रखा है आपने, ये सियासी परियोजना है, राजनीतिक परियोजना है। राम का जिस तरह से ये सवाल शंकराचार्य से लेके कांग्रेस सब ने उठाया है कि ये टाइमिंग, अभी तो आधा अधूरा राम मंदिर है, उसमें अभी से प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता पड़ गई? हाँ, बिल्कुल, एक आपका वाजिब प्रश्न है। जब आप घर बना रहे थे दिल्ली में, तो आप कई बार ये करते हैं ना कि भैया मुझे जल्दी से शिफ्ट होना है, तो कम से कम एक डाइनिंग रूम और एक बेडरूम उसको कर लेते हैं, बाकी होता रहेगा। ऐसे ही प्रभु श्री राम कब तक सड़क पर रहेंगे, कब तक टेंट में रहेंगे? अगर हमारा एक ये अवसर आ गया कि उनका गर्भगृह, तो उसमें कर लेंगे। मेरा घर है, मैंने घर शिफ्ट किया है सर, मैंने घर शिफ्ट किया था, मैंने घर सेक्टर 22 से पालम विहार शिफ्ट किया था। इनमें से अब सर रामनवमी पे कर लेते चुनाव के बाद। सर सुनो सर, मेरे अनेकों मित्र उस परिस्थिति में आए हैं, वो बैठे रहते थे, बगल में खटपट होती रहती थी। उनको पता है कि भैया ये आवश्यकता है कि एक कमरा चाहिए, एक किचन चाहिए, एक डाइनिंग रूम बेडरूम चाहिए, बाकी उसमें करते रहेंगे। तो अभी प्रभु श्री राम जिस स्थान पे बैठने, वो अपने स्थान पर चले गए। मंदिर तो भव्य है, और सुनिए, ये उन मंदिरों में होगा जिसका निर्माण हमेशा अनंत काल तक जारी रहेगा। ये लगातार यहां काम होता रहेगा। आप इसको केवल एक छोटी घटना मान के कि एक बार मंदिर बन गया तो खत्म। मंदिर हैं जिसमें अनेकों आप मंदिर जाएंगे, जिसमें आप कहते हैं कि हाँ जी 12 मासिक, देसी आदमी कहते हैं ना कि भाई यहां 12 मासिक काम चलता रहता है। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम जो एक हमारे लिए, किसी के लिए धार्मिक स्थल होगा, तो लियाकत भाई के लिए वो प्रेरणा स्थल होगा। वो हम सबके लिए ऊर्जा लेने का स्थान है, और जहां ऊर्जा मिलने की होगी वहां लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियां जारी रहेगी। प्रभु श्री राम का मंदिर लगातार वहां व्यक्ति निर्माण भी होगा, वहां भवन का निर्माण भी होगा। तो ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, आपने किसानों की बात की, महिलाओं के लिए आप कहते हैं राम राज आ गया है, सबके लिए आ गया है। एक युवाओं की बात भी बता दीजिए। महज कुछ सरकारी नौकरियां बांटने से लाखों युवाओं के घर को रोशन नहीं किया जा सकता है। उनके लिए कुछ दिखता नहीं है। बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, एक नौकरी के लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। कई बार ये आंकड़ा लाख का हो जाता है। 9 बरस से ऐसी सरकार है। युवाओं के लिए एक, जो हमारा हरियाणा का युवा था वो फौज में जाता था, वो भी आपने अग्निवीर ला के 4 साल के लिए कर दिया। आप उनके लिए रामराज की क्या परिकल्पना है वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ठीक है, आपका प्रश्न चला गया ना दर्शकों के पास। दूसरे धर्म उस पर आ जाते हैं, रामायण और फिर महाभारत। महाभारत में अभिमन्यु जब गर्भ में था तो क्या सिखाता है महाभारत? कि मांगना नहीं है, अवसर आपको दिया है, मां सुना रही है, और वो गर्भ में भी सीख लेता है ज्ञान। और चक्रव्यूह को तो भेजने के लिए अंदर क्या अवसर दिए वो बताइए। अरे मैं अपनी बात, देखो आपका प्रश्न में मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। उसके अलावा
एकलव्य को किसने सिखाया? एकलव्य को किसने चिल्लाया? इसका अर्थ यह है कि योग्यता में से काम करना है। सरकार का काम आपको अवसर देना है, सरकार का काम आपके लिए स्कूल खोदना है, घर के लोगों को वो परिवेश देना है। उसके बाद अपनी योग्यता के आधार पे आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगे? आपने तो सरकार को कभी नहीं कोसा, आप क्यों इस फील्ड में आ गए? क्योंकि आपका मिशन ये था कि आपको पत्रकारिता में जाना है। मैंने तो आज तक किसी भी सरकार को नहीं कोसा, मैंने कांग्रेस को नहीं कहा कि आपने मुझे नौकरी नहीं दी। नौकरी कम और ज्यादा होगी उसकी तुलना हम करेंगे, परंतु मैंने व्यक्तिगत आरोप यह नहीं कराया कि अगर कांग्रेस ने जवाहर यादव को नौकरी नहीं दी, क्योंकि जवाहर यादव ने अपने लिए लक्ष्य चुन रखा था। चाहे मैंने फिर घर घर जाके गैस लाइटर बेचे हो, चाहे जूसर मिक्सर ग्राइंडर बेचे हो, मैंने वो रास्ता चुना। तो युवाओं को यह बताना है कि सीखो और सीखने के आधार पर अपने काम को तय करो और फिर उस रास्ते पे चल लो। सरकार का यही तो काम है। फिर तो कल को हम अपने माता पिता को भी दोष देंगे, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जब भरपेट भोजन नहीं होता था, जब हरित क्रांति नहीं हुई थी, जब गेहूं की रोटी तब बनती थी जब घर में कोई जीजा या फूफा आता था, मामा के आने पर भी नहीं बनती थी, जब बनती थी हम उनको उन्होंने हमें अवसर दिए। उन्होंने हमें अवसर दिए कि आज बैठकर आप टीवी डिबेट में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं इतना सक्षम हो गया कि मैं आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूं। ये योगदान हम अपने पूर्वजों का, अपनी सरकार का, अपने परिवार के लोगों का, उनको अवसर देना होता है युवाओं का। आज गुड़गांव में रहकर भी अगर व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास रोजगार नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि वो करना नहीं चाह रहा। इसका अर्थ बताता हूं, देश के अन्य कोनों से जो मेरे भाई बंधु आते हैं उनको भी गुड़गांव पेट भरने के लिए अवसर देता है। तो इसका मतलब अगर कोई नहीं कर रहा तो वो करना नहीं चाहता। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां काम की वो नहीं है। फर्जी आंकड़े देते हैं। फर्जी आंकड़े क्या देते हैं? अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो बता देता हूं। कहते हैं कि एक कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बना 2014 का, उसकी कमेटी के सदस्य ने एक फर्जी कंपनी चला रखी है। वो ये कहते हैं कि हरियाणा में 28% क्या नाम है बेरोजगारी है, और वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो बेरोजगारी है वो 15 से 19 साल के बीच है। सर 15 साल में आप अपने बेटे या बेटी को, यहां जितने मेरे मित्र बैठे हैं, कोई कांग्रेसी मित्र है वो भी बताएंगे, वो 15 साल का होते ही बच्चे को क्या करेगा? 15 साल का बच्चा, उसको कहेंगे जाके भुट्टा बेच। भुट्टा बेचने में बुराई नहीं है, पर 15 साल के बच्चे को क्या मिलेगा? आप जो यहां बाल आयोग की सदस्य बैठी है, उनको पता है कि उससे आप मुश्किल काम नहीं करा सकते, तो सामान्य काम कराएंगे कि शायद भुट्टा बेचने की भी परमिशन नहीं होगी उसको। उससे आप पानी 15 से 19 के बीच, एक सेकंड सर, 15 से 19 के बीच में वो ये कहते हैं कि यहां देश में सबसे ज्यादा। सर मेरे लिए फक्र की बात है कि 15 से 19 के बीच में मेरे जो मित्र है, जो परिवार है, वो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि उनका बच्चा काम करे। वो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, उनका बच्चा IIT में जाए, उनका ITI करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टेक्निकल जानकारी ले, यूट्यूबर बने ना वो 25 साल तक, वो बने ना पत्रकारिता, बैठे आपके सुंदर सोलंकी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति। तो ये हमारे और आपकी बात नहीं हो रही जवाहर जी, ये बहुत सारे लाखों युवाओं की बात है। ये महज कुछ अवसरों से उनको सफल नहीं बनाया जा सकता है। मैं आपसे जिस तरह से बात, आपने युवाओं की बात कही, चलिए ठीक है कि आप रोजगार कम से कम इस तरह के अवसर से पैदा कर रहे हैं कि एक योग्य व्यक्ति वहां नौकरी हासिल कर सके। एक और सवाल लगातार विपक्ष आप पर उठाता है कि आप भले ही आपके मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन आपकी सरकार ईमानदार नहीं है। अटैची से लेके रोज छापे पड़ते हैं, रोज आपके अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। ये जो भ्रष्टाचार मुक्त आप कहते हैं कि प्रदेश और देश हुआ है, ऐसी स्थिति जमीन पर नहीं दिखती है। सीधा आरोप है विपक्ष का कि भ्रष्टाचार कहने को खत्म हुआ है, लेकिन असल में बढ़ा है। तो बगैर भ्रष्टाचार रहित रामराज की कल्पना तो संभव ही नहीं है। देखिए, कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली का खतरा कम नहीं होता। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, यही तो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी है। मैं तो आपकी मन की बात कर रहा हूं ना, सुन तो लीजिए ना। नहीं, मेरे मन की बात देखिए, सुनिए। अरब में हाथ काट दिए जाते हैं अगर कोई चोरी पकड़ा जाता है, कोई व्यभिचार करा जाता है, उसको सड़क पे टांग दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके बावजूद भी क्या अरब में एक भी घटना ऐसी नहीं होती जब कोई सूली पे नहीं लटकता?
वो घटना होती है। कानून का आप काम दावा एक- इतना एक करते मिनट, हैं अरे ना। मैं मुझे बोल आपने क्वेश्चन किया, मैं आपके क्वेश्चन में मैं बिल्कुल नहीं बोलता, इत्मीनान से सुनता हूं, कठिन से कठिन क्वेश्चन सुनता हूं, मेरा उत्तर सुन लीजिए। अगर हम आंख बंद कर ले और ये कहें कि जी कहीं छापा नहीं मारेंगे, तो छापा मार के तो हम आप जैसे जो पत्रकार है उनको बोलने का अवसर देते हैं ना अपने खिलाफ। हमारा मकसद, आप क्वेश्चन करिए, हमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद यह है कि जो भी गड़बड़ करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले क्या कहावत चलती थी, रिश्वत लेते पकड़े जाओ और रिश्वत देके छूट जाओ। आज रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, रिश्वत देके कोई छूटता नहीं है। यह हमारी उपलब्धि, और इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे मुझे मानते। और खत्म हो गया भ्रष्टाचार? मैं ये कह रहा हूं, भ्रष्टाचार व्यक्ति का निजी मामला होता है, उसमें जो भी भ्रष्टाचार करता है उस पर हम एक्शन लेते हैं। पहली बार अगर कोई किसी आयोग में था, हमने उसको पकड़ा, और मुख्यमंत्री की एक विशेषता है, सरकारी अधिकारी की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की होती है, उसके बावजूद भी वो किसी को छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं पब्लिक जानती है, जैसे लियाकत भाई ने कहा था कि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, तो कहते हैं कि सबको पता है मैं ईमानदार हूं, तो इसकी एवज में कोई इस बहाने छूट जाएगा कि उसका नाम मुख्यमंत्री के साथ जुड़ता है, या वो मुख्यमंत्री के नजदीक है, या वो सरकारी अधिकारी है, वो व्यक्ति बिल्कुल परवाह नहीं करते। मनोहर लाल खट्टर जी, जो भ्रष्ट होगा उस पर कानून अपना काम करेगा। और मैं ये कह सकता हूं, मुझे देखिए, वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर समझदारी है कि मुझे नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते भी। जीवन में 100% कभी भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं होता, वो न्यूनतम होता है, और भ्रष्टाचारियों को डर होना चाहिए कि ये मनोहर लाल खट्टर है, ये जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन छोड़ेगा नहीं, और ये डर कायम करने में मनोहर लाल जी कामयाब है, मैं जानता हूं। चलिए, जवाहर यादव जी बड़ी बखूबी से ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। खत्म कर दिया? खत्म क्या, अरे बड़ा नहीं, अभी लंबा कोई वक्त आया ले नहीं, लिया आपने, कुछ हमने सोचा भी नहीं था। कुछ राम राज्य आपसे की ओर बात चर्चा तो- कर लेते हैं हमारे। ये राम राज ही तो है, और ये राम नाम ही तो चलिए, बहुत शुक्रिया है। और भी पैनल हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी राम राज की चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से विराम के लिए रुक भाई, रहे हैं। मुझे मानना था, मैं आप कि रामायण में क्या था और मनोहर लाल खट्टर जी ने और मोदी जी ने क्या क्या किया है। राम राज्य की आपने कल्पना, बताया है महिलाओं को, युवाओं को, आपने भ्रष्टाचार, ये बड़ी चीजें होती हैं, हेल्थ, हमने सब कुछ सम्मान तो दिलाया बताया है। आपने। देखिए, रामायण में सम्मान है दशरथ को, वो एक गलत निर्णय भी ले लेते हैं अपनी पत्नी के कहने पर, सबसे छोटी पत्नी के कहने पर। उसके बावजूद भी फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने सम्मान दिलाया, फैमिली आईडी बनाकर गरीबों को जो 1000 रुपए मिलते थे, जा रहा है ना अभी कार्यक्रम, होना है, बंद हो गया, फिर मैं चल रहा है ना, फिर ठीक है। तो उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान दिलाया। हुड्डा साहब ने 700 रुपए बढ़ाए केवल 10 साल में बुजुर्गों को, खट्टर जी ने 2000 रुपए बढ़ाए। ये रामायण में लिखा है कि बुजुर्गों को सम्मान देना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। उसी राम की कल्पना को साकार रूप दिया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ये कितना बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही महिलाओं को पुलिस में नौकरी में हमने तय किया है कि नौकरी में 30% महिलाओं को लेके आना है। तो जैसे रामायण में या अपने समय में गार्गी हुई, अपने समय में मैत्री हुई, जितनी विदिशिया हुई, ऐसे ही पुलिस में भी महिलाओं को 30% पर लेकर जाएंगे। ये मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं। 50 क्यों नहीं, 30 क्यों? सर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। और सुनिए, इन्होंने कहा हमने नौकरियों में, हमने सॉरी पंचायतों चुनाव में और नगर पालिका में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को, और महिलाएं आज वहां 40% ले रही है। वो तो यही राम की कल्पना है जिसको मनोहर लाल खट्टर जी लगातार नीचे उतार रहे हैं। बाकी आप कहेंगे नहीं, कि हमारा भी दरअसल मकसद इस रामराज का यही था कि जिस सुशासन की हम बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उस रामराज में ये स्थिति होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, समान रोजगार मिले और समान न्याय मिले। यही रामराज की कल्पना है। बहुत शुक्रिया जवाहर जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।